एक चर्च में कुछ पादरी प्रार्थना कर रहे थे, पर तभी अचानक से एक पादरी को आग लग जाती है। पादरी कहता है प्रेयर जारी रखो, अगर हम रुक गए तो। लेकिन तभी एक पादरी को एक दानव पूरी तरह से पजेस्ट कर लेता है और हमें दानव की भयानक हंसी सुनाई देती है। इसके बाद वर्तमान में हम ऋण ओकुमुरा को देखते हैं, जो कि मस्त होकर कहीं जा रहा होता है, पर कोई चादर ओढ़े लड़के उस पर अपनी क्रॉस बो से हमला कर देते हैं। ऋण कहता है कि उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं और अपनी चोटों के बारे में बताता है कि वह बस सीढ़ियों से गिर गया था। इसके बाद फादर उसे बताते हैं कि उसे फिर से उसके पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया गया है। ऋण कहता है कि इसमें उसकी क्या गलती है। फादर कहते हैं तुम मेरी तरह एक पादरी बन सकते हो, मुझे इस पूजा पाठ से दूर रखो। इसके बाद वहाँ युकियो आता है, जो कि ऋण का जुड़वा भाई है, पर उन दोनों की हरकतें बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। जहाँ एक बहुत समझदार और पढ़ाई में तेज है, वहीं दूसरा जमाने का नल्ला और बस परेशानियां खड़ी करता रहता है। ये सारी बातें वहाँ पर काम करने वाले लोग कह रहे थे और उनकी बड़बड़ सुनकर वह भड़क जाता है और उन सभी से कहता है चुप रहो, पर उसके चिल्लाते ही हीटर में नीली आग लग जाती है। इसके बाद युकियो ऋण की मरहम पट्टी करता है और बताता है कि उसने स्कूल जाने के लिए अपना सारा सामान पैक करना भी शुरू कर दिया है। इसी दौरान वे सभी लोग फिर से ऋण को कहते हैं कि उसे भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। कब तक वह दूसरों के लिए बस मुसीबत खड़ी करता रहेगा। सुबह वह उनका दिया हुआ सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है और बाहर देखता है कि एक बच्ची शिरो का शुक्रिया अदा कर रही थी और हमें पता चलता है कि शिरो भी एक एक्सोर्सिस्ट है, यानी वह भी भूतों को भगाते हैं। पर ऋण को इन सब चीजों पर यकीन नहीं है और उसे लगता है कि उसके फादर लोगों को ठगते हैं। तभी फादर देखते हैं कि ऋण ने टाई नहीं पहनी हुई थी, तो वह उसकी टाई लगाते हैं और याद करते हैं कि जब वह छोटा था तो वह काफी प्यारा था और हमेशा उनके पीछे लगा रहता था। ऋण कहता है वो बहुत पुरानी बात है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। फादर कहते हैं बड़ा? कौन बड़ा है यहाँ? क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? इसके बाद वह एक जॉब इंटरव्यू के लिए सुपरमार्केट में जाता है, जहाँ एक औरत उसका इंटरव्यू लेती है और उसे काफी मुश्किल काम देती है, पर बाकियों के मुकाबले वह काफी ताकतवर और फुर्तीला है, तो ज्यादातर काम बड़ी जल्दी खत्म कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह सारे काम अच्छे से कर रहा था। हर काम में वह कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता था। इसके बाद ऋण एक कोने में बैठा होता है, तभी एक वर्कर उसे नूडल्स ऑफर करती है, पर जब वह खाता है तो उसका स्वाद बहुत बेकार होता है। वह वर्कर बताती है कि अगर उसने इन्हें बेचा नहीं तो बॉस उसे काम से निकाल देगी। ऋण कहता है अगर तुम ऐसे ही बनाओगी तो लोग चप्पल मार के जाएंगे, एक बार मुझे बनाने दो। जब कस्टमर्स उसके बनाए नूडल्स खाते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आते हैं और नूडल्स की सेल कई गुना बढ़ जाती है। तभी वहाँ बॉस भी आ जाती है और उसे भी वे नूडल्स बहुत पसंद आते हैं, तो वह ऋण को जॉब पर रख लेती है। इसके बाद वह चर्च में फोन करके बताता है कि उसे जॉब मिल गई है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और शिरो कहते हैं घर जल्दी आ जाना, आज तुम्हारी जॉब की खुशी में पार्टी करेंगे। ये सुनकर ऋण खुश हो जाता है, पर जैसे ही वह बाहर निकलता है वह देखता है कि एक लड़की का स्कार्फ उड़ रहा है, वही लड़की जो सुबह चर्च आई थी। पर तभी वह देखकर हैरान हो जाता है कि उस स्कार्फ को कोई अजीब सा प्राणी खींच रहा था। वह जल्दी से भागकर सीधा स्टोर में पहुंच जाता है, तो ऋण भी उसका पीछा करता है। पर इस दौरान वो मॉन्स्टर स्टोर में काफी तबाही मचा देता है, जिसकी वजह से उसी रात उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वहीं घर पर सभी लोग दावत के लिए उसका इंतजार कर रहे होते हैं, पर ऋण काफी लेट हो चुका था, तो युकियो उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और पता चलता है कि ऋण को फिर से जॉब से निकाल दिया गया है। जब वे दोनों वापस चर्च पहुंचते हैं, वहां वह लड़की के फादर पहले से मौजूद होते हैं, जो ऋण का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत केयरलेस है, वह ऐसे ही सीढ़ियों से भी गिर जाती है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। पर ऋण कहता है कि वह केयरलेस नहीं है, उसे कोई बंदर जैसी दिखने वाली चीज परेशान कर रही है। लड़की के फादर सोचते हैं कि वह कोई स्टूडेंट है और गुस्से में कहते हैं कि वे कल जाकर स्कूल में बात करेंगे, पर वह बच्ची उन्हें रोकती है और बताती है कि जो उसे परेशान कर रहा है वह कोई बच्चा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। पर उसके फादर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि ये सब उसकी कल्पना है। ये सुनकर ऋण भड़क जाता है और कहता है कि वह सच कह रही है, वह किससे मदद मांगेगी अगर उसके अपने पेरेंट्स ही उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तभी शिरो ऋण को शांत करते हैं और उस बच्ची को कुछ पत्ते देते हुए कहते हैं ये लीव्स तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके बाद रात को वह बेसमेंट में जाकर एक अलमारी खोलते हैं और एक तलवार को देखकर कहते हैं मेरा शक सही निकला। जब ऋण सुबह उठता है तो उसे आसमान में कुछ अजीबोगरीब कीड़े उड़ते हुए दिखते हैं, पर जब वह बाहर जाता है तो यह देखकर हैरान होता है कि कोई भी इन चीजों को नोटिस नहीं कर रहा है। तभी वहां वे सारे लड़के आ जाते हैं जिनसे ऋण की लड़ाई हुई थी। वे उसे बात करने के लिए अपने साथ चलने को कहते हैं और किसी भी समझदार व्यक्ति की तरह वह उन सबके साथ एक सुनसान जगह पर चला जाता है। सफेद बालों वाला लड़का उससे कहता है ये लो थोड़े पैसे। ऋण को समझ नहीं आता कि वह क्यों दे रहा है, तो वह बताता है कि वह भी उसी स्कूल में जा रहा है जहाँ उसका भाई गया है और वहाँ वो उसे बहुत परेशान करने वाला है। ये पैसे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं ताकि तुम अपना मुंह बंद रखो। ऋण कहता है तुम जैसे चूहे के पैसे मुझे नहीं चाहिए और युकियो को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। पर वो युकियो के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब ऋण गुस्से में उसे पटक देता है। वो लड़का एक गर्म लोहे की रॉड से उस पर हमला करने वाला था। ऋण डर के मारे चिल्लाने लगता है और तभी अचानक से उसके चारों तरफ नीली आग फैल जाती है। ये देखकर उस लड़के के दोस्त डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, पर ऋण के शरीर से आग निकलने लगती है। तभी एक आवाज आती है प्रिंस लॉर्ड शैतान आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ नरक में चलिए। शैतान बेसिकली डेमंस का गॉड होता है और नर्क का राजा भी। तभी वहां शिरो आ जाता है, पर उसे देखकर वो डेमन गुस्से में आ जाता है। वो शिरो पर हमला करता है, लेकिन शिरो आसानी से उसे हरा देते हैं और बाइबल का इस्तेमाल करके उस डेमन को उस लड़के के शरीर से बाहर
निकाल देते हैं। वो शिरो से कहता है कि उसने डेमन को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया है। शिरो बताते हैं कि डेमन्स पवित्र लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। वो आगे बताते हैं कि दुनिया 2 डायमेंशन से बनी हुई है जो एक दूसरे से शीशे की तरह जुड़े हुए हैं। डेमन्स आसानी से हमारे डर से जुड़ सकते हैं और हम भी उनके संसार से संपर्क कर सकते हैं। कुछ डेमन बहुत बुरे होते हैं और आसानी से कब्जा कर लेते हैं। रिन को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है और आखिर वो डेमन उसके पीछे क्यों पड़ा था। शिरो उससे बताते हैं कि वो एक इंसान का बच्चा नहीं है बल्कि वो शैतान गॉड ऑफ डीमंस का बेटा है। इसके बाद शिरो रिन को वापस चर्च में ले जाने लगते हैं और रास्ते में उनके सामने बहुत सारे डेमन्स आते रहते हैं। शिरो बताते हैं कि ये सभी तुम्हारे लिए आए हैं, हमें जल्दी से चर्च जाना होगा। वो कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे रात होगी उनकी ताकत और बढ़ेगी। चर्च पहुंचने पर एक पादरी उन्हें बताता है कि पूरे चर्च को एक बैरियर से घेर दिया गया है, पर ये भी डेमन्स को सुबह तक नहीं रोक पाएगा। फादर सभी को आदेश देते हैं कि चर्च के चारों तरफ होली वाटर फैला दें और एक भी डेमन को अंदर आने न दें। वो रिन को उसी बेसमेंट में ले जाते हैं और एक तलवार दिखाते हुए कहते हैं ये लेजेंडरी तलवार कुरिकारा है। वो आगे बताते हैं कि जिस दिन रिन का जन्म हुआ था उन्होंने उसकी सारी डेमोनिक शक्तियां इसी तलवार में सील कर दी थी ताकि वो एक सामान्य बच्चे की तरह अपनी जिंदगी बिता सके। वो तलवार रिन को वापस देते हुए कहते हैं इस तलवार को हमेशा अपने पास रखना, चाहे तुम सो रहे हो, क्योंकि अगर तुमने ये तलवार खो दी तो तुम्हारी डेमोनिक शक्तियां जाग उठेंगी और तुम इंसान नहीं रहोगे। रिन पूछता है तो क्या इसका मतलब है कि यूकियो भी एक डेमन है? शिरो बताते हैं नहीं, उसकी बॉडी बहुत कमजोर थी तो शक्तियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और सारी पावर तुम्हारे अंदर आ गई। वहीं दूसरी तरफ उसी लड़के पर फिर से डेमन ने कब्जा कर लिया था। वो रिन को ढूंढता हुआ चर्च की ओर जा रहा था पर तभी एक ट्रक वाला उसे टक्कर मार देता है। जब ट्रक वाला नीचे उतरकर देखने जाता है तो वो डेमन उसे मार देता है और चर्च की तरफ बढ़ने लगता है। रिन शिरो से पूछता है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फादर कहते हैं हमने तुम्हें जिंदा रखा और एक इंसानी बच्चे की तरह पाला, लेकिन एक शर्त पर। तभी वो डेमन ट्रक के साथ चर्च में घुस जाता है जिसकी वजह से बाकी डेमन्स भी चर्च के अंदर आने लगते हैं। वही डेमन फिर से रिन को अपने घर यानी नर्क ले जाना चाहता है। वो अपना हाथ लंबा करके रिन के पैर को पकड़ लेता है पर तभी कोई उस पर होली वाटर छिड़क देता है। फादर उससे कहते हैं यहाँ से चले जाओ और छुप जाओ, ये लो फोन, इसके अंदर मेरे एक दोस्त का नंबर है, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो डेमन उन्हें जलाने की कोशिश करता है पर शिरो को कुछ नहीं होता। वो डेमन जिसका नाम एस्ट्रोथ था उसे भी हरा देता है। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है और उन पादरियों को मारने ही वाला था पर तभी ऋण पीछे से उस पर कुछ फेंक कर मारता है। ऋण फादर से कहता है अब कल को तुम फिर से उस बच्चे पर काबू न कर पाओ। शिरो कहता है वो डेमन सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़े हैं, हमें जल्दी से तुम्हें छुपाना होगा। पर ऋण को लगता है कि वो बस उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो वह कहता है मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता। वो गुस्से में कहता है आप कब तक ये नाटक करेंगे कि हम एक फैमिली हैं। फादर उसे एक चांटा मारते हैं पर तभी अचानक वे नीचे गिर जाते हैं और वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। फादर को डेमन्स का गॉड शैतान पजेस्ट कर लेता है और रिन से कहता है मैं तुम्हारा असली फादर हूँ, तुम मेरे होकर रहोगे। रिन को बचाने के लिए बाकी पादरी आगे बढ़ने लगते हैं पर शैतान उन सभी को जला देता है। शैतान शिरो की एक उंगली उखाड़कर सामने खून गिराता है और उनके डायमेंशन के बीच एक दरवाजा खोल देता है जो सीधे शैतान की दुनिया में जाता था। वो रिन से कहता है आज तुम्हारा एक डेमन के रूप में पुनर्जन्म होगा, आ जाओ मेरे बेटे, मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास सैटन की ताकत है पर तुम्हारी बॉडी इस दुनिया की है, तुम बहुत स्पेशल हो। इसके बाद धीरे धीरे वो उस गेट में जाने लगता है पर तभी शिरो वापस से अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं और रिन को बचाने के लिए खुद की जान ले लेते हैं। अब रिन समझ जाता है कि फादर ने अपनी जान सिर्फ उसी के लिए दी है और वो उनके बलिदान को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। वो उन डेमन से लड़ने के लिए उस तलवार को बाहर निकाल लेता है पर उसे निकालते ही वो अपने डेमन फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस गेट के साथ साथ वहाँ के सभी डेमन को खत्म कर देता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और रिन अपने घुटनों पर आकर रो रहा होता है क्योंकि उसके फादर मर चुके हैं। तभी वहाँ यूको भी पहुंचता है और देखता है कि वहाँ क्या क्या हो चुका है। आगे सभी लोग फादर का अंतिम संस्कार अटेंड कर रहे थे लेकिन उन सभी के जाने के बाद भी ऋण उनके ग्रेव के सामने ही खड़ा रहता है और उनकी सभी बातों को याद करने लगता है। इसके बाद वह उनके दिए हुए फोन से कॉल करता है पर कॉल करते ही उसे काफी सारे लोग घेर लेते हैं। तभी वहाँ माइकल जैक्सन की छठी औलाद आती है और बताती है कि वह ट्रू क्रॉस ऑर्डर का रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा नाम मेफिस्टो है और तुम्हारे फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अब क्योंकि तुम शैतान के बेटे हो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम तुम्हें अभी यहीं मार दें या तुम हमें मारकर यहाँ से चले जाओ। ऋण कहता है मैं शैतान का बेटा नहीं हूँ, मेरे सिर्फ एक ही फादर थे और उनका नाम शीरो फुजिमोटो है। वो आगे कहता है कि वो भी एक एक्सॉर्सिस्ट बनकर शैतान को जान से मात देना चाहता है। ये सुनकर मेफिस्टो हंसने लगता है। अगले दिन ऋण चर्च को छोड़कर जा रहा होता है और अपने यहाँ बिताए हुए समय को याद कर रहा होता है। जाते वक्त वो सोचता है कि आखिर यूको ने उससे कुछ पूछा क्यों नहीं। इसके बाद वो सड़क के बीच में खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक गुलाबी गाड़ी आकर उससे लगभग टकराने ही वाली थी। ऋण ड्राइवर पर चिल्लाने लगता है अंधा है क्या बे, सड़क पे दिखाई नहीं देता तुझे, तेरे बाप ने खरीद रखी है सड़क। पर कार के अंदर से मेफिस्टो
मेफिस्टो बाहर आता है, जिसका ऋण इंतजार कर रहा था। मेफिस्टो उसे ट्रू क्रॉस एकेडमी में ले जाने आया है और क्योंकि वो वहाँ का डायरेक्टर है तो ऐसे ही वो उसका एडमिशन करा देगा। तभी वहाँ यूको भी पहुंच जाता है और वो तीनों कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद वो सभी एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहाँ स्कूल असेंबली में ऋण को पता लगता है कि उसकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव यूको है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। वहीं जब वो अपनी स्पीच दे रहा होता है, सारी लड़कियां उसके पीछे लट्टू हो रही थी। असेंबली के बाद भी वो लड़कियों से घिर जाता है। वहीं ऋण ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और उसके रिएक्शन बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसे थे। ये सब देखकर सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और उन सभी की बातों को सुनकर बेचारा ऋण उदास हो जाता है। तभी उसके सामने एक डॉग आता है जो उसे कह रहा होता है कि वो उसके पीछे आए। काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद वो एक लैंप पर चढ़ जाता है और अचानक से ही ट्रांसफॉर्म होकर मेफिस्टो में बदल जाता है। ऋण जानता था कि वो एक पावरफुल एग्जॉर्सिस्ट है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। मेफिस्टो बताता है कि वो सिर्फ अकेला ही एग्जॉर्सिस्ट है जो ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इसकी वजह तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी। आगे वो उससे कहता है, चलो भी शैतान की औलाद, तुम्हारी एक्सॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग आज से शुरू होती है। ऋण पूछता है, क्या मतलब शुरू होती है, कहाँ शुरू होगी? मेफिस्टो बताता है, यही एकेडमी वो जगह है जहाँ एक शैतान की औलाद शैतान से लड़ने की तैयारी करेगा और उसे एक चाबी पकड़ाता है। वो कहता है कि तुम इसकी को जिस भी दरवाजे में लगाओगे वो सीधा एग्जॉर्सिज्म की क्रैम स्कूल में खुलेगा। फिर वो उसे नीचे उतार कर एक दरवाजे में ट्राई करने को कहता है और जैसे ही वो उसकी से एक दरवाजा खोलता है वो एक अलग ही जगह पहुंच जाता है। इसके बाद मेफिस्टो उसे अपनी क्लास में लेकर जाता है और उससे कहता है कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम शैतान के बेटे हो। तभी वहाँ उनका क्लास टीचर पहुंच जाता है और उनका क्लास टीचर ऋण का भाई यूकियो है। ऋण चिल्ला उठता है, तुम टीचर हो, और वो उसके सामने जाकर उससे कई सारे सवाल पूछने लगता है, पर यूकियो उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। तो मेफिस्टो बताता है, यूकियो एक एग्जॉर्सिस्ट है जो 7 साल की उम्र से ही एग्जॉर्सिस्ट बनने की तैयारी कर रहा था और वो अभी एंटी डेमन फोर्स का हिस्सा है। जैसे ही उसके मिशन शुरू होंगे वो यहाँ से चला जाएगा। आगे मेफिस्टो बताता है कि यूकियो दुनिया का सबसे युवा एग्जॉर्सिस्ट है। ये सब सुनकर ऋण पूरी क्लास के सामने यूकियो से बहस करने लगता है कि आखिर उसने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। यूकियो सब स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर जाने को कहता है। वो बताता है कि उसे बचपन से ही पता था कि ऋण एक डेमन है। ऋण पूछता है, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इसी दौरान यूकियो के हाथ से एक ब्लड का वायल गिर जाता है जो असल में डेमन ब्लड था। डेमन के बाहर आते ही यूकियो गन से उन सभी को मार देता है और यूकियो कहता है कि उसकी नजर में ऋण भी एक डेमन है और वही उनके फादर की मौत का भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनके फादर सबसे ज्यादा ताकतवर एग्जॉर्सिस्ट थे और शैतान कभी भी उन पर काबू नहीं कर पाया। पर तुम्हारे शब्दों की वजह से उनका दिल कमजोर हो गया और तभी शैतान उन पर काबू कर पाया था, जिसके बाद वो ऋण पर अपनी गन तान देता है। ये सब सुनकर ऋण को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला करने जाता है, पर वो उसे नहीं बल्कि यूकियो के पीछे खड़े डेमन पर हमला करता है और उसे मार देता है। तुम मेरे भाई हो यूकियो, मैं तुम पर कभी भी हमला नहीं कर सकता और जहाँ तक हमारे डैड की मौत की बात है मैं उसका बदला जरूर लूंगा, दुनिया का नंबर वाला एग्जॉर्सिस्ट बनकर। यूकियो मुस्कुराता है और कहता है, मेरा भी यही इरादा है। वहीं जब सभी स्टूडेंट्स वापस आते हैं तो वे क्लास में मची तबाही को देखकर हैरान हो जाते हैं। रात को जब ऋण अपने कमरे में वापस आता है, यूकियो उसके पीछे आ पहुंचता है। ऋण चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे नादान भाई, तू शैतान की औलाद है, तुझ पर किसी को तो नजर रखनी चाहिए। बेचारे को ऐसा लगने लगता है जैसे वह किसी जेल में हो। इसके बाद हम एक बड़े ही सुंदर बगीचे को देखते हैं जहाँ एक लड़के की दादी बता रही होती है कि एक जगह ऐसा गार्डन है जहाँ दुनिया के सारे पेड़ पौधे मौजूद हैं और उस गार्डन का नाम आमाहारा है। ये सुनकर शैमी बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऋण एक मांगा पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते रोने लगता है, कितना बुरा हुआ, फेंका हुआ खाना खाकर बेचारे का पेट खराब हो गया। तभी यूकियो आकर उसकी बुक छीन लेता है। यूकियो कहता है, तुम ये कर क्या रहे हो? जो बुक्स मैंने तुम्हें दी थी वे कहाँ हैं? तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। जो तुम्हें मैंने बुक्स दी थी उन्हें मैंने अच्छे से रख रखा है। मैंने तुम्हें वे बुक्स पढ़ने के लिए दी थी, सजाने के लिए नहीं। ऋण भड़क जाता है, तुम मुझे व्याख्यान कैसे दे रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ या तुम? हाँ हाँ सब ठीक है, मेरे आने से पहले सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद वह तैयार होने लगता है। ऋण कहता, ओए ओए तुम एग्जॉर्सिस्ट के काम पर जा रहे हो ना, तो चलो मुझे भी ले चलो, मुझे कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा। पहले तो यूकियो मना कर देता है पर बार बार उसकी गुहार पर उसे मानना ही पड़ता है। इसके बाद वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं जहाँ यूकियो ऋण से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं काम निपटा कर आता हूँ। तुम्हें समझ में आया ना? यहाँ से हिलना भी नहीं। पर यूकियो के जाते ही ऋण भी उसके पीछे चल देता है जहाँ उसे सामने एक बड़ा सा गेट दिखता है। वह गेट डेमन प्रोटेक्टेड था। जैसे ही वह उससे छूता है उसे जोर का झटका लगता है, पर उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि गेट भी टूट जाता है। गेट टूटा देखकर शैमी समझ जाती है कि वह एक डेमन है। वह चिल्लाती है, तुम एक डेमन? तुम ऐसे ही किसी को भी डेमन कैसे बुला सकती हो? पास आता हुआ देखकर शैमी डर के भागने लगती है, पर वह चल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यूकियो शैमी की माँ से बात कर रहा था जो कहती है कि शैमी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, अगर ऐसा ही चला रहा तो वह जल्द ही मर जाएगी। वहीं ऋण और शैमी एक दूसरे से बात करने लगे हैं और शैमी उससे डेमन गुड़ाने के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद वे दोनों अपना परिचय देते हैं। इसके बाद वहाँ यूकियो और शैमी की मांग आ जाती है और माँ शैमी से उसके पैरों को यूकियो को दिखाने को कहती है। यूकियो जब उसके पैरों को देखता है वह कहता है, यह तो रूट्स हैं, इसके पीछे निश्चित रूप से एक डेमन है। उसकी माँ को लगता है कि शायद उसकी बेटी पजस्ट है, पर यूकियो कहता है कि वह डेमन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी ह्यूमन को पजस्ट कर सके। ये कोई ऐसा डेमन है जो पौधों या घास को पजस्ट करता है और वह जमीनी रास्ते से शैमी के पैरों तक पहुंच गया और अब उसकी आत्मा को धीरे धीरे खा रहा है। उस डेमन की बॉडी निश्चित रूप से इसी गार्डन में कहीं है। तुमने जरूर कभी उससे बात की होगी।
याद करो। पर शैमी कहती है कि उसने कभी किसी डेमन से बात नहीं की है। तभी उसकी माँ कहने लगती है, मुझे पता था ये सब कुछ तुम्हारी दादी की वजह से ही हो रहा है। शैमी कहती है कि इसमें दादी की कोई गलती नहीं है, पर तभी कमजोरी के कारण वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह बताती है कि दादी के मरने के बाद वह ऐसे ही हो गई। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और सारे दिन गार्डन में बिताने लगी। फिर हम शैमी का पास्ट देखते हैं। उसकी दादी की मौत के बाद उसे गार्डन का ख्याल रखना नहीं आता था। तभी एक फूल उससे बात करने लगा और कहा, मैं तुम्हारी इस गार्डन को हरा भरा रखने में मदद करूंगा और बदले में तुम मुझे हमेशा के लिए। पर वह अपनी दादी के गार्डन को जोड़ नहीं सकती, नहीं तो इसकी हालत फिर से पहले जैसी हो जाएगी। तो ऋण उससे गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी दादी यही चाहती होगी कि तुम दिन भर गार्डन में ही पड़ी रहो? नहीं, स्कूल जाओ, दोस्त बनाओ और बाहर की दुनिया के बारे में कुछ जानो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी दादी यही चाहती थी तुम्हारे लिए? तब जाकर उसे समझ आता है कि दादी तो चाहती थी कि वह पूरी दुनिया घूमे, और वह रोने लगती है। उस वक्त वहाँ यूकियो आता है और वही डेमन वहाँ आकर शैमी को पकड़ लेता है। मैं तुम्हारा वादा तोड़ने नहीं दूंगा, वह कहता है। डेमन को हराने के लिए यूकियो ऋण की मदद मांगता है। ये सुनकर ऋण शर्माते हुए कहता है, आकर क्या तुम्हें अपने बड़े भाई की जरूरत पड़ ही गई? वह अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला करने लगता है, पर बार बार वह डेमन शैमी को अपने सामने रख देता है। यूकियो कहता है, ऋण पीछे हट जाओ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे दोनों को ही शूट करना होगा। डेमन सोचता है कि वह झूठ बोल रहा है और कहता है, तुम एक छोटी बच्ची को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सही हो या फिर गलत? शैमी को गोली लगते ही डेमन उसे छोड़कर वहां से भागने लगता है। ऋण उसके पास जाकर एक ही हमले से उस डेमन को खत्म कर देता है। यूकियो शैमी से कहता है, तुम्हारे पैरों से जो जड़ें थीं वे निकल चुकी हैं, खड़ा होने की कोशिश करो। तभी वहां उसकी मौ आ जाती है। वह देखकर घबरा जाती है तो ऋण उसके टकले पर मारता है और कहता, चुप करो और अपनी माता श्री से माफी मांग। कुछ प्यार भरी और दिल से बातों के बाद वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यूकियो ऋण को दिखाता है कि उसकी गन में जो गोलियां थीं वह नकली थीं। अगले दिन ऋण खुली आंखों से बंद आंखों का सपना देख रहा था। वह सपने में एक कूल सी एंट्री लेता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को एक ही झटके में मार गिराता है। शैमी उसका शुक्रिया अदा करने आती है और तभी अचानक वह लड़कियों से घिरा हुआ होता है जो सब उसके पीछे लट्टू हो चुकी थी। तभी टीचर आकर उसे जगाते हैं। वही सारी चीजें पीछे एक लड़का बड़े ही गुस्से से देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया। इसके बाद सभी क्लासों में ऋण सोता ही रहता है। एक टीचर उसे ग्रेम और इससे जुड़ी चीजों के बारे में बताते हैं, जिसमें यह समझाया जाता है कि ह्यूमंस और डेमंस कैसे समायोजित हो सकते हैं। इसके बाद यूकियो सभी के टेस्ट रिजल्ट लेकर आता है और ऋण देखता है कि शैमी बहुत खुश है। वह बताती है कि उसे पता है कि उसने टेस्ट में बहुत अच्छा किया है क्योंकि उनकी फैमिली की फार्मेसी शॉप है। पर जब वह रिजल्ट लेने जाती है उसके नंबर कम आए होते हैं। यूकियो उससे कहता है कि वह अपने बनाए हुए नाम प्लेयर को मत दे, बल्कि अपना असली नाम दे। ये सब सुनकर ऋण हंसने लगता है। पर जब वह अपना रिजल्ट लेने जाता है उसे बस 2 नंबर ही मिलते हैं। इसके बाद रियूजी की बारी आती है और वह कहता है, ये बकवास करने वाले कौन हैं? मैं भी यहाँ एग्जॉर्सिस्ट बनने आया हूँ। पूरी क्लास मिलकर उन दोनों के झगड़े को शांत कराती है, जिसके बाद क्लास खत्म हो जाती है। इसके बाद यूकियो अपनी अगली क्लास के लिए वहां से चला जाता है। ऋण को पता चलता है कि क्योंकि शैमी अजनबियों के सामने बहुत ज्यादा घबराती है, वह मिडिल स्कूल नहीं गई। अब वह हाई स्कूल जाना चाहती है और किसी तरह बस ग्राम स्कूल को अटेंड कर रही है। अगले पलों में शैमी ऋण से पूछती है कि क्या उसके दोस्त हैं, पर ऋण कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। तो वह उसका हाथ पकड़कर उससे अपना दोस्त बनने को कहने ही वाली होती है। तभी रियूजी आ जाता है और कहता है, देखो ये। जहाँ रियूजी और ऋण डेमन फ्रॉग से बचकर भाग रहे थे, रियूजी के दोस्त कहते हैं कि रियूजी काफी तेज है, पर ऋण तो उससे भी तेज निकला। ये सुनकर रियूजी भड़क जाता है और उसे खींचकर लात मारता है और वह डेमन रियूजी के पास पहुंच चुका था। टीचर उस डेमन को पीछे खींच लेते हैं, जिसके बाद फिर से उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। रियूजी कहता है कि मैं तुमसे हारने से अच्छा तो मरना पसंद करूंगा, और आखिरकार वहां टीचर आकर उन्हें अलग कराते हैं। वे रियूजी को साइड में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम अकेडमी के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हो। अगर तुम ऐसे ही झगड़ते रहे तो तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं होगा। रियूजी कहता है कि एक झगड़े में दोनों ही लोग जिम्मेदार होते हैं, तो कोई उससे क्यों नहीं समझा रहा। टीचर कहते हैं कि ऋण थोड़ा स्पेशल है और डायरेक्टर ने इन सब चीजों के लिए हमें मना किया है। वहीं रियूजी के दोस्त ऋण को बताते हैं कि रियूजी का एक ही सपना है, वह शैतान को हराना चाहता है। ऋण सोचता है कि यह तो बिल्कुल उसकी तरह ही है, ये कितना बचकाना है न, इसमें बचकाना क्या है। आगे वे बताते हैं कि रियूजी उनका टेंपल फिर से बनाना चाहता है जो कि ब्लू नाइट में तबाह हो गया था। पर वे हैरान होते हैं कि ऋण को ब्लू नाइट के बारे में नहीं पता था। वे बताते हैं कि 16 साल पहले दुनिया के सभी टेंपल ही बच पाए थे, जिसके बाद उन्हें हाई प्रीस्ट बना दिया गया। पर उस घटना के बाद से लोग उससे कर्स्ड टेंपल कहने लगे और सब वहां जाना बंद कर दिया। हम तीनों उसी टेंपल से संबंधित हैं, वे कहते हैं। और रियूजी ऋण से कहता है, तुम बस एक अमीर लड़का हो जो यहाँ पैसों के दम पर मजे करने आया है। मुझे नहीं लगता कि तुम एग्जोर्सिस्ट बनने के लिए बिल्कुल भी सीरियस हो। फिन कहता है कि वह एग्जोर्सिस्ट बनना चाहता है, आखिर वह इसे कैसे साबित कर सकता है। तो रियूजी कहता है, उस टेंपल फ्रॉग को टच करके वापस आओ। अगर मुझे कुछ साबित करने के लिए यही करना पड़े तो मैं जरूर करूंगा। रियूजी आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूंगा? गधे के बच्चे, अगर कुछ हो गया और मैं मर गया तो वैसे भी मेरा गोल तुम्हारे जैसा ही है, मुझे उससे पहले बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। रियूजी कहता है, गोल घंटा गोल,
तुम बस एक डरपोक हो। और वह मन ही मन सोचता है कि यह भी बाकी लोगों जैसा ही है। इसके बाद हम रियूजी का पास्ट देखते हैं। वह अपने पिता को याद करता है और सोचता है कि कैसे वह बचपन से ही एक एग्जॉर्सिस्ट बनकर शैतान को हराना चाहता था। पर ब्लू नाइट की घटना के बाद से सभी लोग उससे और उसके पिताजी से दूर रहने लगे हैं, और जब भी वे डोनेशन के लिए जाते थे लोग डर के मारे दरवाजा ही नहीं खोलते थे और अंदर से ही उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। तो उसके पिताजी ने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, तुम जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, तुम्हें टेंपल की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी दिन उसने निर्णय किया था कि वो कड़ी मेहनत करके एग्जॉर्सिस्ट बनेगा